जहाँ पे स्टूडेंट घर पे कुछ तैयार करता है मटेरियल और फिर क्लासरूम में आके आपस में क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। तो दैट इज फ्लिप्ड क्लासरूम। ये भी काफी इफेक्टिव है आज के समय में। ऐसे ही गाइस एक नया टीचिंग का ट्रेंड आजकल आया है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसको ग्रुप टीम वर्क कह लो, ग्रुप वर्क कह लो, ग्रुप स्टडी कह लो, जो बहुत पहले से भी है कॉमन। एग्जाम के टाइम पे हम लोग करते हैं ये ज्यादातर। आप लोग भी जब ग्रेजुएशन मास्टर्स सेमेस्टर एग्जाम होता है या 10th 12th में, तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, मतलब आपके क्लास के दो चार का ग्रुप बना लिया, साथ में बैठ करके कुछ डिस्कस कर लिया, चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये भी है। एक है गाइस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब अनुभविक अधिगम। अनुभविक का मतलब क्या है कि अनुभव से कई सारी चीजें क्या होती है ना, कि अनुभव के आधार पे हम लोग सॉल्व करने लग जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, क्लासेस बड़े होते हैं, आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है ना, क्योंकि लाइफ इज नॉट इजी। हम हर दिन लाइफ में संघर्ष करते हैं। तो लाइफ में जितना आप संघर्ष करते हो, नई नई चीजों को सीखते हो, है ना, नए नए कंडीशन सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में आते हैं। तो एक्सपीरियंस के बेस पे क्या होता है ना, कहते हैं ना, अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। लाइफ में झटका लगना इसलिए जरूरी है। जब लाइफ में आपको झटका लगेगा तो फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप समझते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, असली मतलब लाइफ का क्या पर्पस है मेरे। तो वो झटके से, झटका मतलब कि कई सारे बैड टाइम्स भी आते हैं, कई बार अच्छा समय भी चलता है, बुरा समय भी चलता है। तो बुरा समय भी जरूरी है ताकि आपको एक्सपीरियंस आए, सर्कमस्टांसेस के थ्रू आप सीख पाए, हालात परिस्थिति आपको सिखाती है। ऐसे ही गाइस मूक एक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये भी आजकल काफी ट्रेंड में है, जिसमें आप ऑनलाइन कई सारे कोर्सेस हैं। ये यूजीसी चलाती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये चलाती है मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको कई तरह के कोर्सेस हैं। कई तरह के कोर्सेस हैं इसमें। कई सारी वीडियोस हैं, नोट्स हैं, तमाम चीजें इसमें आपको मिल जाती है। ठीक है। अब गाइस टीचिंग एड्स की अगर हम बात करें, कि जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चन भी आपको मैं करा रहा था इंस्ट्रक्शनल, कि क्लास को बेहतर बनाने के लिए लर्निंग कंडीशन अच्छा हो। जैसे मान लो कि अभी आप मेरे साथ 1 घंटे, पूरे दिन में मेरे साथ आप 1 घंटा बिताते हो, तो ये 1 घंटा आपके लिए फ्रूटफुल हो। मैं तो यही चाहूंगा ना कि इस 1 घंटे में आपको इतना मजा आए कि जो बचा हुआ 23 घंटा है वो आपने कुछ भी किया हो, बचे हुए 23 घंटा को मान लो आपने वेस्ट कर दिया हो, जो हमें ज्यादातर लोग करते हैं। तो फिर भी बचा हुआ 23 घंटा अगर आपने वेस्ट भी कर दिया हो, तो ये 1 घंटा आप कुछ ऐसा सीख लो कि आपको लगे कि यार चलो आज का दिन मेरा बेकार नहीं गया। क्योंकि आज के समय में हम सोशल मीडिया का जमा मैक्सिमम टाइम हमारे लाइफ में यही चल रहा होता है, कि जो बचे हुए 20-22 घंटे हैं हमें कैसे निकलता है पता ही नहीं लगता, क्योंकि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब वीडियोस हैं, है ना। तो इसलिए गाइस क्या है, तो होता है कि टीचिंग एड्स, यानी कि टीचिंग को बेहतर बनाना, लर्निंग कंडीशन को अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे आज के समय में स्मार्ट क्लासरूम आ गया। आप देखते हो क्लासरूम कितना स्मार्ट हो जाता है, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, वाईफाई, तमाम चीजें क्लासरूम में लगी होती हैं। दूसरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गया, जैसे अभी मैं पीपीटी चला रहा हूँ, मेरी आवाज भी सुन रहे हो, साथ साथ पीपीटी भी देख रहे हो, तो इफेक्टिव हो रहा है क्लास, मजा आ रहा है। कुछ चीजें अगर आप नहीं भी सुन पाए मान लो, तो देख लिया लिखा हुआ, नोट्स बना लिए, लिख लिए, मतलब समझ में ज्यादा आता है कि जो बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ भी है। तो साइमल्टेनियसली चलता है मामला। ऐसे ही एलएमएस आ गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन कई तरह के अटेंडेंस वगैरह होने लग गए। ई कंटेंट आ गया, यूट्यूब आ गया, गूगल क्लासरूम आ गया, वर्चुअल लैब आ गया। अब तो ई यंत्र एक है ना प्लेटफॉर्म, ई यंत्र। जैसे पहले तो ऑफलाइन लैब ही होता था, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, तमाम तरह। तो ऑफलाइन, अब तो कई लैब भी मतलब ऑनलाइन हो गया, जिसको आप ई यंत्र कहते हो। खास करके जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, रोबोटिक्स के, है ना, तो उन लोगों के लिए बहुत कारगर है वर्चुअल लैब, कि घर बैठे अब लेबोरेटरी भी कर रहे हैं वो लोग, सिमुलेशंस हो गए। तो इस तरह के कई सारे कई टेक्नोलॉजी जो है ना आज के समय में आकर के मतलब टीचिंग लर्निंग को बहुत आसान बना रहा है। समय के साथ क्या हो गया ना, कि टीचिंग लर्निंग बहुत एडवांस स्टेज पे जा रहा है ना। पेन पेपर वाला अब तो कई सारे लोग, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो पिछले बहुत दिनों से कॉपी खरीदे भी नहीं होंगे। पहले तो मुझे याद है कि मैं, मतलब कि जब मैं 10th क्लास में था, 12th तक, तो मेरा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, तो मेरा टारगेट होता था कि हफ्ता या 10 दिन में एक कॉपी में खत्म करता था। जैसे एक एक कॉपी है 50, 100, 150, तो मेरा टारगेट होता था कि, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा लिखना होता है, प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है ना, तो मेरा टारगेट होता था कि 10 दिन में एक कॉपी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। 10 दिन में एक कॉपी खत्म करने का मेरा टारगेट होता था, तो करीब करीब हो जाता था। या एक पेन होता था, मान लो कि लिंक स्मार्ट जेल या कोई सा भी पेन, तो टारगेट होता था कि ये 5 दिन में खत्म होना चाहिए। अगर ये खत्म हो गया, इसका मतलब मैं ठीक पढ़ रहा हूँ।
तो ये कुछ पैरामीटर्स मैं अपने लिए, अब आज के टाइम पे कहाँ हम लोग पेन पेपर, बहुत लोग तो, आप में से बहुत लोग मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीना से कोई कॉपी खरीदे हैं क्या? आप में से कितने लोग हैं जो पिछले 1 महीने में कोई नोटबुक खरीदा है? यस। या अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने से कोई नोटबुक नहीं लिया, जो है उसी से चल रहा है काम? ऐसे बहुत लोग होंगे, ये पक्की बात है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ गाइस कि क्योंकि अब हमने नोटबुक की बहुत जरूरत नहीं ना, अब तो ऑनलाइन क्लास होने लग गया, अब तो स्मार्ट क्लासरूम हो गया, अब तो लैपटॉप पे होने लग गया, टैबलेट पे होने लग गया, है ना? तो इसलिए समय के साथ क्या हुआ कि टीचिंग का जो पैटर्न है वो बहुत बदल गया। पहले क्या था, ट्रेडिशनल था, लिखना, राइटिंग का बहुत मतलब यूज होता था, पेन पेपर पे नोट्स बनाना, लिखना, तो ये सारी चीजें। अब चीजें बदल गई, पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदल गया, नोट मेकिंग का बदल गया, तो अब तो सारा चीज मान लीजिए टैबलेट पे लोग बना रहे हैं, लैपटॉप पे बना रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस हिसाब से, ये तो है ना? करेक्ट। अब गाइस जैसे टीचिंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन, ये देखिए 3 टर्म है, ये हर बार एग्जाम में आता है, नेट के एग्जाम में ये हमें हमेशा आपसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट असर्शन के फॉर्म में एक क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सुनने में तो देखो सेम लग रहा है ना, सुनने में तो देखिए एक जैसा लग रहा है कि टीचिंग ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन, लेकिन तीनों देखिए बहुत अलग है। टीचिंग का मतलब क्या होता है गाइस? टीचिंग जो होता है ना वो सर्वांगीण विकास पे फोकस करता है, को करिकुलर डेवलपमेंट। जैसे कि आप स्कूल में जा रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहे, तो आपका क्या है, टीचर हर चीज का ध्यान रखता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपका स्वास्थ्य, आपका खेलकूद, आपका स्किल, आपका आर्ट, आपका बहुत चीजें, मतलब टीचिंग में क्या होता है ना, टीचिंग में यूनिवर्सल अप्रोच होता है। अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मेरा मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे का 90% आ जाए या आप नेट हो जाओ, मेरा मकसद ये है कि आप ओवरऑल तैयार हो जाओ, आप एक अच्छे सिटीजन भी बन जाओ, आपके अंदर अच्छे विचार भी आ जाएं, आप थोड़े डिसिप्लिन भी हो जाओ, आप पढ़ाई में भी अच्छे, बहुत मतलब यूनिवर्सल उसका एक अप्रोच होता है टीचिंग का। ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्या होता है गाइस? ट्रेनिंग क्या होता है, किसी एक चीज को लेकर के हम लोग बस बात करते हैं। ट्रेनिंग आपका 3 महीना, 6 महीना, 1 साल चलता है। जैसे मान लो मुझे आपको आर्मी की ट्रेनिंग देनी है, आर्मी की ट्रेनिंग है, मतलब उसमें आपका फिजिकल फिटनेस मायने रखता है, या आपको शूटिंग करना, ऐसी चीजें, तो 1 साल की ट्रेनिंग है। अब 1 साल में आपको क्या है, मुझे एक तो आपको फिजिकल फिट बनाना है, ऊपर से जो भी, जैसे शूटिंग हो गया या पैरा लैंडिंग हो गया, मतलब जो आर्मी से रिलेटेड, इसको ट्रेनिंग कहते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि आप बैंक के जॉब में, तो बैंक के जॉब में तो उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है गाइस? किसी एक स्किल में आपको पारंगत बनाना, कोई एक स्किल में आपको क्या करना है, पारंगत बनाना, मतलब एक्सपर्ट कर देना कि आप अपना काम कर सको उस फील्ड में। तो ये ट्रेनिंग क्या हो गया, टीचिंग से अलग हो गया, क्योंकि टीचिंग का तो यूनिवर्सल अप्रोच है ना, वो तो आपको क्रिटिकल बनाता है, एनालिटिकल बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, इनोवेटिव बनाता है हर फील्ड में। लेकिन ट्रेनिंग क्या है, किसी एक स्किल में आपको ऐसा कर देता है कि आप जॉब कर पाओ, काम कर पाओ, या कुछ आपको आगे फायदा हो। इंस्ट्रक्शन क्या मतलब क्या होता है गाइस? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ एक दिशा भी दिखाता हूँ। लाइफ में क्या है कि गाइस इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आप देखते हो कुछ लोग बहुत समय के साथ सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत समय लग जाता है। तो अगर आपके लाइफ में कोई दिशा दिखाने वाला है कि आपके लाइफ में डायरेक्शन क्या होना, मतलब क्या करने से बेहतर होगा, समय पे कोई इंसान आपको बता दे कि ये करो तो ज्यादा अच्छा है, तो क्या होगा कि आपको अच्छा कर लोगे। और आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है, हमें इंस्ट्रक्शन देने वाले लोग हमेशा बुरे लगते हैं। अगर आप मतलब, अब तो खैर एक समय के बाद हमें लगता है कि यार कोई हमें गाइड कर दे, बट बचपन में 10th 12th ग्रेजुएशन तक हमें क्या लगता है, कोई अगर ज्यादा समझाने वाला इंसान हो तो हम लोग उससे कटने की कोशिश करते हैं कि यार ये बड़ा मतलब कि बिना मतलब के ये ज्ञान दे रहा है। लेकिन गाइज आप ये देखिए कि अगर समय पे आपको सही इंस्ट्रक्शन कोई दे दे तो क्या होता है गाइज, आप बहुत जल्दी जगह पकड़ लेते हो, अच्छी जगह पे मतलब चले जाते हो, सेटल्ड हो जाते हो, अच्छी नौकरी या जो भी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है, कोई डूज और डोंट्स बताने वाला नहीं है, आप अपने मन से किए जा रहे हो, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ कर लिया। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मास्टर्स में ही 3-3 सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लिए, फिर भी बेरोजगार है। कहने का मतलब कि आपको लाइफ में कोई बताने वाला नहीं था कि क्या समय पे क्या करना सही है। हर चीज ठीक है, लेकिन समय पे, किस समय पे क्या करना उचित है। तो इंस्ट्रक्शन वो चीज है कि आपको एक दिशा, एक डायरेक्शन देना। तो ये तीनों अपने आप में अलग है। टीचिंग यूनिवर्सल अप्रोच है, ट्रेनिंग किसी एक चीज में आपको स्पेशलाइजेशन, और इंस्ट्रक्शन का मतलब आपको एक डायरेक्शन जो आपके परफॉर्मेंस को क्या करता है, बेहतर करता है। ठीक है।
इफेक्टिव टीचिंग की क्या क्वालिटीज होती है? ये जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ना, ये सारे किस फॉर्म में आएंगे? स्टेटमेंट और एजर्शन के फॉर्म में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। आपको ऐसे ही स्टेटमेंट दे देगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये सही की गलत। तो बड़ा क्रिटिकल आपको इस चीज को लेके मंथन करना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या और हो सकता है। तो इस तरह से आपको एक विचार, थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होना चाहिए। क्योंकि जितने क्वेश्चंस आजकल आते हैं ना, सारे स्टेटमेंट, एजर्शन, जो अभी हम लोग कर रहे थे 2-3 क्वेश्चन के, उस टाइप में आते हैं। तो इसमें डिस्कशन भी बड़ा जरूरी है। अगर हम लोग गाइस इफेक्टिव टीचिंग की बात करें कि प्रभावी शिक्षण, जैसे मान लो कि मैं क्लास ले रहा हूं, तो क्लास लेना तो, लेकिन प्रभावी शिक्षण क्या है? प्रभावी का मतलब जब आप मेरे पढ़ाने से सेटिस्फाइड हो, मैंने पढ़ाया और आपको मजा आया। एक होता है पढ़ाया, टाइम बस कट गया, कैसे करके क्लास में बैठे हैं, टाइम काटना है। एक है कि नहीं, मजा आ रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नया कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। वो कैसे होगा? पहला, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जैसे हम क्लास कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव सबका क्लियर है कि हमें नेट करना है, हमें जेआरएफ करना है, हमें सेट करना है, हमें गेट करना है। जो भी एग्जाम्स पेपर 1 जहां जहां है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हम उसको लेकर के क्लास कर रहे हैं, हमें वो करना है लाइफ में। दूसरा, स्टूडेंट अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते आपसे कुछ कुछ पूछ रहा हूं, आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, इसको कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसका मतलब आप मेरी बात को सुन रहे हो। अगर मैंने जैसे अभी कहा कि आप में से कितने लोग हैं जो लास्ट मंथ 1 महीने से कोई नोटबुक नहीं परचेज, आपने हैंड, इसका मतलब क्या है? आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो और इंटरेस्ट ले रहे हो। तीसरा गाइस, एग्जाम्पल देना। क्लास में देखिए क्या है ना, कि मोनोटोनस तरीके से नहीं हो, पढ़ाने के साथ साथ एग्जाम्पल्स, उदाहरण। क्योंकि मैंने कहा ना कि थ्योरेटिकल चीजें आप भूल जाओगे, लेकिन जो कहानी आपको मैं सुनाऊंगा ना, जीवन भर याद रह जाएगा। अगर मान लो कि मैंने पढ़ाने के दौरान कोई कहानी आपको सुना दी, वो कहानी आप मरते दम तक याद रखोगे। अच्छा, सर ने उस क्लास में उस समय में मुझे ये टर्म्स भूल जाइएगा आप, एक समय बाद दिमाग से निकल जाएगा आपके, लेकिन जो कहानी मैं आपको बोलूंगा, कोई एग्जाम्पल, वो लाइफ टाइम रह जाता है, स्टोरी, है ना। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने पढ़ाने के दौरान कुछ ऐसे रेफरेंसेस यूज करें जो थोड़ा मतलब कि इजी भी हो, और वो लाइफ लॉन्ग मतलब वो कोरिलेट आप कर सकें। ऐसे गाइस, फीडबैक रेगुलर मिलना, इवैल्यूएशन, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, लॉजिकल सीक्वेंस। मतलब जो पढ़ाई है थोड़ा सीक्वेंस में होता है तो इंटरेस्ट आता है। अब अभी थोड़ा सा इधर पढ़ा दी, थोड़ा मैं टीचिंग पढ़ा दूं, कल पता लगे डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा दूं, परसों पता लगे कि पर्यावरण पढ़ा दूं, तो क्या होगा कि सारा खिचड़ी हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई चल क्या रहा है। तो थोड़ा चीजें अगर सीक्वेंस में हो तो क्या है, मजा हमारा होता है, मतलब ज्यादा अच्छा लगता है, समझ में ज्यादा अच्छा आता है ना। ऐसे ही गाइस, फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के चरण। तो फेजेस क्या है, जैसे किस तरह से हम लोग टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो पहला है गाइस, प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज का मतलब क्या है? प्लानिंग बिफोर टीचिंग। जैसे क्लास हमारा 10 बजे से होता है, तो 9:30 बजे से ही मेरे दिमाग में हलचल होने लग जाता है कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, आज मुझे क्या पीवाईक्यूज कराने हैं, या मुझे क्या एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ मैं। ऐसा हलचल दिमाग में होने लग जाता है आधा एक घंटा पहले से। मैं मतलब अलर्ट होने लग जाता हूँ, फिर 10 बजे से क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो डेट इज कॉल्ड प्री एक्टिव फेज। आप भी जब क्लास में जाएंगे तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। क्लास तो देखिए बाय प्रोडक्ट है, क्लास तो मान लीजिए कि आप कराएंगे, लेकिन क्लास के पहले योजना तो बनाइए कि आज क्या क्लास सबसे बेहतर हो। ऐसा हम सोच आपको सोचना चाहिए। मैं जितने भी दिन क्लास लेता हूँ, तो मेरे मन में ये रहता है कि आज का क्लास अब अभी तक का सबसे बेहतर हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। कि पहले से माइंड सेट है कि भैया इस 1 घंटे में मुझे ये पढ़ाना है, ये एग्जाम्पल देने हैं, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं और फिर डिस्कशन करना है। तो इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होगा, क्योंकि पहले से सब कुछ सेट है। ठीक है, लेसन प्लान, ऑब्जेक्टिव, लेक्चर प्लान पहले से। इसको कहते हैं प्री एक्टिव फेज। इसके बाद आता है इंटरेक्टिव, जहां पे हम, जैसे जो अभी चल रहा है, अभी क्या है कि आप लोग मेरे सामने हो, अभी मैं तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आप सब लोग इंटेलेक्चुअल हो, मुझे सुन रहे हो। अभी आप में से कोई कुछ क्वेश्चन पूछ दे, कुछ भी, तो मुझे बिल्कुल तैयार रहना है। ये क्या इंटरेक्टिव फेज है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने बैठा है और वहां पे बिल्कुल क्विक रिएक्शन चाहिए। अभी आपने मेरे से पूछा कि सर ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, तो मुझे क्विक आंसर करना है। अभी किसी ने पूछा सर प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी प्रक्षेपणीय व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है, तो किया मैंने, लेकिन इंस्टेंट आंसर आपको दिया ताकि आपको लगे कि चलो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया।
तो जो इंटरेक्टिव फेज होता है ना, वहां आपको बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। स्टूडेंट ने पूछा तो आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तब जाके आता है पोस्ट एक्टिव फेज, जहां पे आप इवैल्यूएशन, फीडबैक, फेजेस हैं गाइस, फेजेस ऑफ टीचिंग। उसका रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि आपके क्या लूप होल्स हैं, क्या लैक्यूना है, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कहाँ पे हमें काम करना है। तो ये चीजें आती है, ठीक है। इसी में गाइस एक टीचिंग का नया तरीका है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या है? सूक्ष्म शिक्षण, जिसको कि ड्वाइट एलन नाम के थे, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हो, मनोवैज्ञानिक, ड्वीट एलन। तो उन्होंने ये आइडिया दिया माइक्रो टीचिंग। इसका मतलब क्या है गाइस? ये टीचर ट्रेनिंग के लिए होता है, और प्रैक्टिसिंग वन टीचिंग स्किल एट अ टाइम। जैसे कि टीचिंग के कई सारे स्किल हैं, जैसे क्वेश्चनिंग करना या फिर बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना। तो किसी एक स्किल को आप मतलब बेहतर करिए, तो डेट इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। जैसे इसके स्टेप्स क्या है? पहले प्लानिंग करना, फिर टीच, फिर पढ़ाना, फिर फीडबैक लेना, फिर रीप्लान करना, फिर रीटीच, फिर री फीडबैक। यानी कि जैसे मान लो कि मैंने आपको टीचिंग एक बार पढ़ाया, टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर दोबारा जैसे एक बार पढ़ा दिया, फिर आपसे फीडबैक लिया, फिर दोबारा मैं इसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा और फिर फीडबैक लूंगा। इससे क्या है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर एक टॉपिक को मैं दो बार आपको दो अलग अलग तरीके से समझा दूं, तरीका भी दो अलग अलग हो जाए, तो आपको क्या है, कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि एक टॉपिक को मैंने दो बार आपको पढ़ाया, वो भी अलग अलग तरीके से। तो क्या है, आपको लाइफ टाइम वो फिर कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। इसको क्या है गाइस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि टीचिंग क्या है, एक आर्ट है। टीचिंग क्या है गाइस, एक लर्न एबिलिटी है, एक दिन में नहीं होता है। ये समय के साथ आपको क्या है, डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी है, इसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी है। तो बेहतर करना पड़ेगा ये चीजें। ये चीजें आसान नहीं है। आपको 2 घंटे का भी लेक्चर लेना है, तो आपका क्या ऐसा स्किल हो कि स्टूडेंट आपके साथ जुड़े रहे, वो सुनना चाहें, आपको बोर ना हो। तो उसके लिए क्या है, ये सब प्रैक्टिस, ये समय के साथ आप सीखते हो, लर्न एबिलिटी है, ठीक है। टीचिंग में क्या क्या स्किल हो सकता है गाइस? जैसे कि क्वेश्चनिंग, कि भाई आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे तो स्टूडेंट आपका इंटरेस्ट ले। एक होता है मैंने क्वेश्चन पूछा बस आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपके अंदर ये स्किल होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में स्टूडेंट भी इंटरेस्ट ले, उसको आंसर देने में मजा आए। री यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों में वो एक्टिविटी, मतलब वो उसके पर्सनालिटी में वो चीजें आए जो भी आपने उसको सिखाया। एक्सप्लेनेशन, ब्लैक बोर्ड, स्टिमुलस वेरिएशन, सुनने से संबंधित, है ना। तो ये टीचिंग के स्किल्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या है गाइस, टीचिंग के हमारे स्किल्स हैं। इसके बाद गाइस हम लोग आते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए लर्नर दो तरह का होता है, एक होता है एडल्ट और एक होता है एडोलेसेंट। जैसे हम लोग इस क्लास में जितने भी हम सभी लोग हैं ना, हम लोग किस तरह के लर्नर है गाइस, एडल्ट। और 18 से बिलो वाले कैसे लर्नर होते हैं, एडोलेसेंट। यानी हिंदी में बोले तो बालिग और नाबालिग। तो हम सब लोग बालिग हैं क्योंकि 18+ हैं। और 18 से बिलो वाले क्या होते हैं, नाबालिग, जिसको आप एडोलेसेंट कहते हो, टीनेज टीनेज वाले बच्चे। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी है। एक होता है आपका टीन एज या एडोलेसेंट लेस देन 18, और एक होता है 18+, जिसमें हम सब लोग हैं। तो इन दोनों के क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत अंतर होता है। यानी कि जब आपका एज बड़ा होगा ना, तो फिर उस हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस, आपके काम करने का तरीका, सब कुछ बदलता है। जैसे कुछ डिफरेंसेस, कुछ बाइफर्केशन हम देख लेते हैं कि भाई 18 साल से पहले और 18 साल के बाद किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो जैसे एज की बात करें तो जैसे हम सब लोग हैं, तो भाई 18 से ऊपर तो एडल्ट हो गए, 18 से नीचे तो वो हो गए। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए, जो 18 से कम में क्या होता है कि फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, बायोलॉजिकल, जैसे दाढ़ी आने लग गया, ठीक है। और भी जो फीमेल्स हैं उनके बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मेल जो है उसके में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हाइट बढ़ रहा होता है किसी का वजन बढ़ रहा होता है, पिंपल्स आ रहे होते हैं, कई तरह की चीजें। उसको लेकर के बच्चे बड़े चिंतित रहते हैं, मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है, मेरे फेस पे पिंपल्स आ रहा है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, चिड़चिड़ापन, बहुत तरह की चीजें। एडल्ट में क्या होता है गाइज, आपका फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। अब आप 18-19 साल के हो गए ना, अब आपका हाइट बढ़ना है ना कुछ, मतलब हार्मोन आपका जो होना था वो हो चुका है ऑलमोस्ट। बॉडी आपका शेप ले चुका होता है, ठीक है। इमोशनल अगर हम लोग बात करें तो छोटे एजेस
में क्या होता है ना, हम लोग बड़े अनस्टेबल होते हैं, कब आपको मूव होता है, जबकि 18 से ऊपर में क्या है ना, धीरे धीरे आप स्टेबल हो जाते हैं, आपको फर्क बहुत ज्यादा पड़ना बंद हो जाता है। जैसे बचपन में आप छोटी छोटी चीजों को लेकर जिद करने लग जाते थे, पापा के पास पैसा है नहीं है मतलब नहीं है, लेकिन मुझे साइकिल चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मतलब हमें नहीं मतलब कि आपके पास पैसा है नहीं है, आपके क्या हालात हैं, हमें चाहिए क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास है तो मुझे भी चाहिए। अब क्या है गाइस, अब हम लोग जिस स्टेज में, अब क्या है कि हम लोग बहुत एक समय बाद कॉम्प्रोमाइज करते हो, आपको लगता है यार नहीं मेरे पापा पास, मेरे पेरेंट्स के पास नहीं होगा, वो कहाँ से दे पाएंगे, तो आप क्या करते हो, कॉम्प्रोमाइजिंग, है ना। तो ये समय के साथ क्या है ना, मेच्योरिटी बढ़ती है, लेकिन टीन एज में इतना बच्चा नहीं सोचता। 15-16 साल के एज में वो एक मतलब होता है एटीट्यूड कि मुझे चाहिए, चाहे आप कहीं से भी लाके दें, है ना, जिद जिद आ जाता है, तो वो समय के साथ वो दूर होता है। अगर हम कोग्निटिव एबिलिटी की बात करें गाइस कि आपका अंडरस्टैंडिंग वगैरह, तो वो भी है। जैसे कि अगर बड़े 18 से अब हमारे स्टेज में हम लोग बात करें, तो हम लोग लॉजिकल, साइंटिफिक, एनालिटिकल, क्रिटिकल, इनोवेट, इस तरह के, जबकि छोटे एज में क्या है इसकी धीरे धीरे चीजें आती है ना, मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है, अंडरस्टैंडिंग आपका समय के साथ जो है वो क्लियर होता है। सोशल बिहेवियर की भी बात करें तो छोटे समय में हम सब लोग आजाद होना चाहते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भाई यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, तो हम लोग आजाद होना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, आप कैद होना चाहेंगे। कैद मतलब आप चाहेंगे कि मेरे आसपास लोग हों, मुझे मुझे बोलें। आप एक बार, आप में से जितने भी लोग 40s में हैं अपने, इस क्लास में कुछ लोग होंगे जो 40s में होंगे, एक समय के बाद पता है आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई मुझे रोके, कोई मुझे डांटे, कोई ऐसा बोले कि यार ये मत करो। बट जो टीन एज होता है वहां आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर, तो हम लोग बड़ा, हमें लगता है यार क्या मतलब दिन रात कोई ना कोई एक मतलब कि हमेशा हमें वॉच कर रहा है, क्योंकि उस टाइम हमें आजाद होना है। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बड़ा होगा ना, 30s, उस समय आप अपने, मान लीजिए पेरेंट्स को खो दिए, बहुत लोग ऑर्फन, ऐसी स्थिति आपको लगेगा, तो ये एक होता है, ये जो सोशल बिहेवियर है, ये भी चेंजेस देखने को मिलता है कि समय के साथ आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं, सोशली आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाना, है ना, कॉन्फिडेंस वगैरह, तो ये सारी चीजें होती हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर होने लग जाती है ना। छोटे एजेस में गाइस आपका पीयर इन्फ्लुएंस भी बहुत होता है। पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि आपने समाज में देखा, तो भाई दूसरे की तरह आपको भी बनना है। अगर आपका दोस्त के पास अगर अच्छी बाइक है तो आपको चाहिए, मतलब इस तरह से पीयर इन्फ्लुएंस बहुत होता है। मूवी में कुछ देख लिया सलमान खान को, अजय देवगन को, तो भाई उस तरह के हेयर कट होने चाहिए मेरे, उसके पास वो गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, ये होता है। जबकि बड़े होने के बाद क्या है, ये चीजें आपके लिए बहुत मायने नहीं रखती, ये पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है ना, क्योंकि वो मैच्योरिटी आप आ जाता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का भाव आ जाता है। ठीक है, टीन एज में क्या है इसकी, हम लोग हमेशा लाइमलाइट में एक अपनी आइडेंटिटी बनाने का खुमार होता है कि हमें लोग जाने। यही कारण है कि सोशल मीडिया वगैरह पे आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होते हैं, जो टीन एज है, मतलब लेस देन 20 वाले, वो आपको सबसे ज्यादा एक्टिव मिलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनको लोग जाने, उनको लोग पहचाने, उनकी एक आइडेंटिटी हो। जैसे समय के साथ बड़े होते हैं, आपके लिए ये चीजें मायने रख, है ना, तो ये सारी कैसे बदलती है। तो ये गाइस एक लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम एडल्ट और एडोलेसेंट की बात करें, क्योंकि ये दो डिविजन्स हैं, एक आपका एडल्ट है जो 18 एंड अबव, और एडोलेसेंट बिलो 18, तो उसके बीच में डिफरेंसेस हैं। इस पे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में अक्सर मतलब पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, आज बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, इसको थोड़ा बारीकी से और क्रिटिकली आप समझिए, मैं नोट्स भी ग्रुप पे भेज दूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा सिलेबस है और जो क्वेश्चन का लेवल है, जो पैटर्न है हमारा, उस हिसाब से आपको मैं पढ़ाऊँ, तो उसी हिसाब से मैं नोट्स वगैरह भी तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो ग्रुप पे भेज दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आप में से किन्हीं को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप बताएं, किन्हीं के भी मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है सर, तो आप बताएं। बाकी अभी सर कोई बुक लेना हो जैसे इसको पढ़ने के लिए, तो कौन सा लेना सही रहेगा? मैम केवीएस मदान सर की ले लीजिए, पियर्सन पब्लिकेशन, केवीएस मदान, अच्छी। राइट? हम्म, केवीएस मदान। पियर्सन पब्लिकेशन अच्छी बुक है, वो थोड़ा समझना कठिन है लेकिन अच्छी बुक है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इंग्लिश पेपर 2 का क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट करूंगा।
कि कल का दिन बड़ा अच्छा है, 23 जनवरी, कल का दिन बहुत बेहतरीन है, ज्योतिष। वसंत पंचमी है सर कल। तो कल से स्टार्ट करूंगा पेपर 2 इंग्लिश। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। बाकी क्लास में रेगुलर रहिएगा। इस पेपर 1 का टाइम यही है 10 to 11, और पेपर 2 जिनका इंग्लिश है तो उनके लिए भी है। नहीं बर्थडे नहीं है, मतलब दिन अच्छा है, वो किसी और पर्सपेक्टिव में मैंने बोला उसको। वसंत पंचमी। हम्म। जी सर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? बोलिए, पूछिए। हेलो। या प्लीज प्लीज डू आस्क।